बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, बात तो उससे आगे निकल चुकी है। बंगाल की राजनीति में भयंकर ट्विस्ट आ गया है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने का इनकार किया, मगर 3 बयान, जी हां 3 बयान ममता बनर्जी के, देश की राजनीति में एक बड़ा आंदोलन खड़े करने की तैयारी। 3 बयान एक एक करके हम आपको सुनाएंगे जो ममता बनर्जी ने दिए हैं, जिसमें वो राहुल गांधी का जिक्र कर रही हैं, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, तमाम नेताओं के सड़क पर उतरने का संकेत कर रही हैं। लेकिन ये 3 बयान क्यों महत्वपूर्ण है? जो शक पैदा किया जाए, शक कि बीजेपी ने 100 सीटों पर लूट की है। अब ममता बनर्जी जो कह रही हैं, वो कह रही है कि मैं हारी नहीं हूं, तो फिर मैं इस्तीफा क्यों दूं? तो क्या कोई संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है? पहला सवाल ये कि ममता बनर्जी के इस हुंकार के बाद एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या संवैधानिक संकट पश्चिम बंगाल में खड़ा होगा या फिर देश के भीतर कुछ बड़ा होने वाला है? चुनावी नतीजे आ चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस 3 डिजिट भी पार नहीं कर पाई, लेकिन इस बीच अचानक ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और 3 महत्वपूर्ण बयान देती हैं, 3 बड़े बड़े दावे। कहा कि मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। तो क्या कोई संवैधानिक संकट की तरफ ममता बनर्जी ने इशारा किया है? क्योंकि विधानसभा के जब नए नतीजे आते हैं तो जाहिर सी बात है, एक प्रक्रिया होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री, वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा देते हैं, ठीक, और फिर राज्यपाल उनसे कहते हैं कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक आप एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर पद पर बने रहें, जैसे तमिलनाडु में हुआ एमके स्टालिन। लेकिन ममता बनर्जी राज्यपाल के पास जाकर इस्तीफा देती, उससे पहले ममता बनर्जी ने यह क्यों कहा कि जब चुनाव ही नहीं हारी तो इस्तीफा कैसे? अब सवाल बड़ा है, और अगर यह सब कुछ होता रहा और ममता बनर्जी अपनी बात पर टिकी रही तो क्या होगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ा दावा करके पूरी बीजेपी को हिला दिया, ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई गंभीर सवाल उठाए। अब एक एक बयान पर आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप जरा इस बयान को सुनिए जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस्तीफा क्यों दूं। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. Only one thing I want to say, all of us, earlier I was in the chair, so I have digested all the atrocities of BJP, but now I am free bird, so I can go anywhere, I can fight anywhere, so I'll be on the street. Thank you so much. আমি রাস্তায় ছিলাম, রাস্তায় থাকবো, আমি রাস্তার লোক। ये पहला बयान था, लेकिन काउंटिंग के दौरान अंदर क्या हुआ? ममता बनर्जी कह रही है कि उनके पेट पर लात मारी गई, पेट पर लात मारी गई, पीठ पर लात मारी गई, धक्का दिया गया, सीसीटीवी बंद कर दिया गया, बदसलूकी हुई। अब दूसरे बयान को सुनिएगा। ईवीएम में जब सेकंड फेज में मतदान हो रहा था, उसके बाद जब काउंटिंग के लिए ईवीएम मशीन खोली गई तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि 80% वो चार्ज कैसे थी। सब कुछ ममता बनर्जी ने एक एक करके विस्तार में बताया। अब दूसरे बयान को सुनिएगा। उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? अब सवाल यह है कि अगर वो सचिवालय जाती है, जब उनको रोका जाएगा, क्योंकि उनके पास अब अधिकारी नहीं सचिवालय जाने का, और यह बड़ा सवाल होगा कि तब राज्यपाल की भूमिका क्या रहती है, मिस्टर शाह और मोदी जी की भूमिका क्या रहती है, गुजरात लॉबी की भूमिका, क्योंकि टकराव सीधे तौर पर भारत की राजनीति को बदल सकता है। ममता बनर्जी के साथ अगर इंडिया गठबंधन खड़ा हो गया तो एक बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। अब सुनिए बयान नंबर 2 कि ईवीएम 80% चार्ज कैसे थी। सुनिए जरा। আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু হারিনি, আমাদের 100 সিট জোর করে লুট করা হয়েছে, এবং আমি সরি টু সে দিল্লি থেকে কায়দা করে প্রেসকে ফার্স্ট রাউন্ড কাউন্টিং হওয়ার সাথে সাথে রটিয়ে দিয়েছে। আমাদের লড়াইটা বিজেপির সাথে ছিল না, আমাদের লড়তে হয়েছে ভিলেন ইলেকশন কমিশন, যিনি ব্ল্যাক হিস্ট্রি তৈরি করেছেন ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসিতে। স্যাড টু সে সিইসি বিকেম দ্য ভিলেন of this election
to loot the democratic rights of the people and to loot the EVM machine. Can you tell me that after voting EVM machine, 80 to 95% is the charge? How it is possible? Before 2 days of election, they started arresting our people like anything. They started raid in everywhere. And they change all the IC to OC to SDO to DM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they change. And they selected from their party, and BJP play the game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the got-up betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery, where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. SIR, they deleted 90 lakhs name from the voter list. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. I have never seen this type of election in my life. From the beginning, in my student life, I have seen so many elections. কিন্তু এই সন্ত্রাস সব সন্ত্রাসকে চালিয়ে গেছে. The message came to us from his control office, Delhi. They hijacked the counting center also. This is not only unfortunate. I think that this message should go to everywhere, so that our people are staying all over the world. Let the message should go to the people. So let them know the atrocities. প্রায় 200টা সিটে এগিয়েছিলাম, একতরফা মিডিয়ার ক্যাম্পেনে পরে ওরা স্টার্ট করেছে টর্চারিং বাইরের লোক দিয়ে, অ্যান্ড সিআরপিএফ জাস্ট লাইক গুনস every counting center. They didn't allow the press media, they didn't allow the CCTV footage, they didn't allow the candidate to go enter. How they misbehave, we don't have any respect for them. I'm sorry, the central forces can behave like this. I have never seen. बात संवैधानिक संकट की जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ममता दीदी इस्तीफा नहीं भी देती हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि 8 मई को विधानसभा खुद ब खुद कार्यकाल पूरा करने की वजह से भंग हो जाएगी। कोई संवैधानिक संकट नहीं है। इसीलिए फोकस ममता बनर्जी के उस बयान पर करना होगा जहां वो कहती हैं कि अब वो फ्री बर्ड यानी कि एक आजाद पक्षी की तरह है, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं और मेरे साथ पूरा इंडिया गठबंधन खड़ा है। इसलिए तीसरा बयान बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रही है कि राहुल गांधी से बात हुई, सोनिया गांधी से मेरी फोन पर बात हुई। सोनिया जी कहा उन्होंने। अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूं, अखिलेश यादव तो आने के लिए तैयार थे और उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन किया, ममता बनर्जी को। सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने उनको फोन किया। यानी ममता बनर्जी कह रही है कि इंडिया गठबंधन को मैं मजबूत करूंगी, मैं अब एक फ्री बर्ड हूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए दी है, मैंने कोई पेंशन नहीं ली, सैलरी नहीं ली, अब मैं फ्री बर्ड हूं, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, स्ट्रैटेजी हमारी तैयार हो रही है और मैं किसी भी हाल में एक बड़े इंडिया गठबंधन को बड़े रूप में खड़ा करने की तैयारी कर चुकी हूं। एक बहुत बड़े हाई वोल्टेज ड्रामे के संकेत सीधे तौर पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी बंगाल में अभी पिक्चर बाकी है और ये पूरी पिक्चर पूरा देश देखेगा, क्योंकि 100 सीटों पर धांधली वाले आरोप को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन सुनिए बयान नंबर 3, सब इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात। কিন্তু এই সন্ত্রাস সব সন্ত্রাসকে চালিয়ে গেছে। These atrocities is atrocious terrible. I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance. Party is solidly with them and all the United India leadership, they are also together. We will bounce back, we will fight this battle. अब एक एक करके कुछ आंकड़ों पर बात करेंगे, क्योंकि 100 सीटों पर लूट की बात ममता बनर्जी ने की है, बीजेपी ने लूटी। 27 लाख वोटर के नाम काटे गए, या कुल मिलाकर 4.5% के करीब हो जाते हैं। बीजेपी 4.5% के मार्जिन से चुनाव जीती है तो शक पैदा होता है। शक यह पैदा होता है कि इसमें से ज्यादातर जो वोटर्स के नाम काटे गए जो ममता बनर्जी को वोट दे सकते थे। अब आंकड़े पर गौर करिएगा, ममता बनर्जी को जो वोट मिले यानी कि टीएमसी को जो वोट मिले वो वोट प्रतिशत है 40% के आसपास।
2,60,13,380 लोगों ने वोट किया। बीजेपी को कुल मतदान में वोट प्रतिशत 45%, 2,92,24,167 लोगों ने वोट किया। इस हिसाब से दोनों के बीच में वोट शेयर का फर्क सिर्फ 5% है। कुल आंकड़े के हिसाब से देखें तो फासला सिर्फ 32,10,788 वोटों का है, हार और जीत का, और 27 लाख वोट काटे गए। और अब जिनके वोट काटे गए उन्होंने अपील फाइल की थी। इन लोगों की अपील पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन्हें वोट डालने तक नहीं दिया गया। बंगाल में कुल मतदाताओं के हिसाब से देखें तो कुल मतदाताओं में से करीब 4.5% को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 27 लाख वोटरों के अधिकार को लेकर अपनी रैलियों में कितनी आवाज उठाई? कितने बीजेपी के नेता चुनाव आयोग गए कि नहीं भाई को इनको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए? इनमें से ज्यादातर की संख्या मुसलमानों की थी, हिंदुओं की भी कम नहीं थी। बीजेपी 27 लाख वोटरों की बात क्यों नहीं कर रही? कई विश्लेषण हुए, कई तरह की बातें कही गई। वोट के अधिकार को, डकैती को हल्के में ले लिया गया क्या? एक बात याद रखिएगा, कोई खत्म नहीं होता। ना एक हार से बंगाल में ममता बनर्जी खत्म होंगी, और ना ही तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति, और ना ही भारत में लेफ्ट की राजनीति। 2 सीटें जीती थी भाजपा ने 1984 में, वो खत्म नहीं हुई ना, तो बाकी कैसे खत्म होंगे? राजनीति में अंत की घोषणाएं जल्दबाजी में की गई पत्रकारिता होती है। इतिहास कुछ अलग सबक सिखाता है। चुनावों की जीत से जब सबक नहीं सीखे जाते तो हार होती है, और सबक सीखने के लिए वो मौके देती है। तो क्या इंडिया गठबंधन को ये एक मौका मिला है? अगर ये एकजुट हो गए वाकई में इंडिया गठबंधन वाले, तो ये हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत भी बनेगी। विपक्ष की हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाले वक्त में खड़ी हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी उसी की तरफ इशारा कर रही है। क्योंकि राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, अगर ये सब साथ आ गए, स्टैलिन, तो फिर क्या एक नई राजनीति की धारा देश की सियासत में देखने को मिलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? जो ममता बनर्जी कह रही हैं, क्या बंगाल की राजनीति में भयंकर ट्विस्ट आने वाला है या देश की राजनीति में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।